नमस्कार। वापस से हम आ गए हैं एपेक्स बैंक सहकारिता विभाग के एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें हम लाए हैं करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ जीएस का एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2। इसमें आज हम कुछ जीएस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा ऐड किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू सीरीज। राज्य का दक्षिणतम जिला सुकमा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है या स्पर्श करती है? तो देखिए मैप ध्यान से, ये छत्तीसगढ़ राज्य का मैप है और सबसे दक्षिण में स्थित है हमारा सुकमा जिला। ठीक, ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 3 राज्य आपको ध्यान में रखना है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यदि कंफ्यूजन होता है, दिमाग में नहीं आते, एग्जाम हॉल में हो, और यदि इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो एक ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए आप सुकमा जिला में हैं और आपको तीनों जिला घूमना है, तो उसके लिए आप हायर किए हैं एक ऑटो, AUTO, ऑटो। अब ऑटो से लेके आपको 3 राज्य घूमना है, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना और ओ से उड़ीसा। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। इसके साथ एक और जिला है छत्तीसगढ़ का, वो है बलरामपुर रामानुजगंज। ये भी 3 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर लाइन टच करता है, झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश। झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है बलरामपुर जिला। तो छत्तीसगढ़ में कुल 2 जिला हैं जिसका बॉर्डर लाइन टच होता है 3 राज्यों के साथ। फिर नेक्स्ट करिए। चितवा डोंगरी पाषाणकालीन स्थल किस जिले में है? ये अक्सर आपने बुक्स में भी पढ़े होंगे और एक बार आयोग ने भी इसका आंसर ले चुका है राजनांदगांव, लेकिन राजनांदगांव नहीं है, गलत है। और बुक्स में आपको मिलेगा अंबागढ़, चौकीमान, पुरमोहला, ये भी गलत है। इसका आंसर है बालोद। बालोद जिला में चितवा डोंगरी पाषाणकालीन स्थल मिलेगा आपको। ये आप फोटो जो देख रहे हैं, ये उसी चितवा डोंगरी प्लेस का है। इस बैनर में लिखा है ग्राम बुरेडी, विकासखंड डोंडी लोहारा और जिला बालोद, चितवा डोंगरी पाषाणकालीन स्थल। क्या चीज़ मिला यहाँ पे? तो 9 पाषाणकालीन चित्रित हथौड़े की प्राप्ति हुई है। ये भी ध्यान में रखिएगा, 9 पाषाणकालीन चित्रित हथौड़े का प्राप्ति चितवा डोंगरी में मिला है। और कोई जिले में है तो बालोद जिला आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो वो हैं श्री रमेश सिन्हा जी। इससे पहले कौन थे? तो श्री अरूप कुमार गोस्वामी जी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट किस जिले में है? तो बिलासपुर जिले में। कितने क्रम का है? तो 19वें क्रम का। पूरे भारत का 19वें क्रम का हाई कोर्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट। किस जिला में है? तो बिलासपुर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान 2023 में इस हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो है श्री रमेश सिन्हा जी। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान 2023 में अभी मंत्रियों का जो कार्यभार है उसको चेंज किया गया है। तो पहले जनरली राज्य आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन अभी इस डिपार्टमेंट को दिया गया है श्री प्रेम साय टेकाम जी को। और प्रेम साय टेकाम जी जो आदिम जनजाति वाले डिपार्टमेंट संभालते थे, वो दिया गया है श्री मोहन मरकाम जी को। श्री TS सिंहदेव ये वर्तमान 2023 में अभी उप मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। अभी बनाया गया है, कुछ समय पहले उप मुख्यमंत्री का कार्यभार दिया गया है TS सिंहदेव को। तो ध्यान में रखिए, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष हैं श्री प्रेम साय टेकाम जी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये डेट है 13 अप्रैल 2023 को। क्या होता है परब सम्मान निधि योजना? तो छत्तीसगढ़ में जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, उन सारे एरिया में जो ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पे उनके कल्चर को कंजर्व करके रखने के लिए ये परब सम्मान निधि योजना लाया गया है। और जो गांव इसमें बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना कब स्टार्ट किया गया? 13 अप्रैल 2023 को। ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट करिए। जल मितान कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है, वो राज्य है हमारे छत्तीसगढ़। जल मितान योजना कार्यक्रम क्या है? देखिए, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे नल बिछाया गया है, लेकिन अब उसको ऑपरेट करना है उस नल सिस्टम को। तो उसके लिए जो युवा होंगे, जो ट्रेंड युवा चाहिए उसके लिए, तो उन ट्रेंड युवाओं को जल मितान कार्यक्रम के तहत
ऑपरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और ये कार्यक्रम शुरू करने वाला पूरा देश का पहला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें यूनिसेफ भी हमारा हेल्प कर रहा है, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, जल मितान कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। निम्न को सुमेलित कीजिए। भोरामदेव शक्कर कारखाना, तलाईपल्ली कोयला खदान, गिधवा परसदा पक्षी अभ्यारण्य और माँ दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आप सभी जानते हैं भोरामदेव शक्कर कारखाना, पहले तो भोरामदेव मंदिर कहाँ है, कवर्धा जिले में, उसी के नाम पे भोरामदेव शक्कर कारखाना भी कहाँ आएगा आपका, कवर्धा में, रामेपुर कवर्धा में। वही तलाईपल्ली कोयला खदान, तलाईपल्ली कोयला खदान है रायगढ़ में। अभी कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी हम हमारे छत्तीसगढ़ जब आए थे तो तलाईपल्ली कोयला खदान से लेकर के एनटीपीसी तक एक रेल लाइन का उद्घाटन किया था। तो वो है तलाईपल्ली कोयला खदान रायगढ़, भोरामदेव शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा। गिधवा परसदा पक्षी अभ्यारण्य आपको मिलेगा बेमेतरा में, और माँ दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग यूनिट ये है कोंडागांव, ठीक। ये आप ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इन सारे के स्थान। तलाईपल्ली कोयला खदान मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है अभी ये रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का पहला बम्बू पार्क है, उस बम्बू पार्क का नाम है लामनी बम्बू पार्क। प्रदेश का पहला बम्बू पार्क है लामनी बम्बू पार्क, किस जिले में है, तो जगदलपुर, जगदलपुर में। ये बम्बू पार्क ऐसा बम्बू पार्क है जिसमें असम का एक बांस का प्रजाति है सुंदर कोया, समझ लीजिए, ये है सुंदर कोया। सुंदर कोया बांस की प्रजाति, ये असम का बांस का प्रजाति है, उसको यहाँ पे लगाया गया है। उसके अलावा 210 प्रकार के अलग अलग वैरायटी के भी बम्बू इस लामनी बम्बू पार्क में लगाया गया, और ये पूरा छत्तीसगढ़ का पहला बम्बू पार्क है। स्थान आपको ध्यान में रखना है जगदलपुर में। और देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या, कोटमी सोनार, तांदुला इको पार्क और कुटरू गेम सेंचुरी। तो कोटमी सोनार है जांजगीर चांपा, क्या खास है यहाँ पे, तो ये क्रोकोडाइल पार्क है, मगरमच्छ पार्क है कोटमी सोनार जो जांजगीर चांपा में है। तांदुला इको पार्क बालोद, और कुटरू गेम सेंचुरी ये आपको मिलेगा बीजापुर में। इस जिले में ध्यान में रखिए, कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर में। प्रदेश का पहला बम्बू पार्क लामनी बम्बू पार्क, ध्यान में रखना, स्थान तो जगदलपुर। राज्य का पहला व देश का पीपीपी मॉडल आधारित पहला एथेनॉल प्लांट कवर्धा कबीरधाम में लगाया गया। प्रतिदिन कितने KLDP मतलब कितने लीटर पर डे एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा, तो वो है 80,000 लीटर पर डे। 80,000 लीटर पर डे इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। मैं पिछले पार्ट 1 में भी बताया हूँ, ये जो इथेनॉल प्लांट है ये गन्ना आधारित प्लांट है, भूलना नहीं है, गन्ना आधारित मतलब गन्ना के रॉ मटेरियल से इथेनॉल निकाला जाएगा। कोंडागांव में जो लगाया जा रहा है वो मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट होगा, ठीक। देश के 3 बार सर्वश्रेष्ठ किसान घोषित डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी किस जिले से हैं। अभी कुछ टाइम पहले आप न्यूज़ में पढ़े होंगे, पूरे भारत का पहला ऐसा किसान होने वाले हैं ये जो हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हैं। तो डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी का जो जिला है वो है कोंडागांव। कोंडागांव जिला में ये खेती करते हैं इस विशेषकर काली मिर्च का। और कुछ टाइम पहले अभी ये केरल का एक औषधि मेडिसिन प्लांट है पिपली, छत्तीसगढ़ी में जिसको हम बोलते हैं फरपिपरा, उसका भी खेती करना स्टार्ट किए हैं। फरपिपरा ये जो है ये पिपली या फरपिपरा ये खांसी के लिए यूज़ किया जाता है मेजरली, जिसको खांसी आता है उसको खिलाया जाता है पिपली या फरपिपरा। तो राजा राम त्रिपाठी जी का संबंध या वो किस जिले के निवासी है छत्तीसगढ़ में, तो कोंडागांव जिला काली मिर्च की खेती के लिए फेमस है। और अभी कुछ टाइम पहले ये केरल का एक औषधि प्लांट है पिपली या फरपिपरा का भी खेती स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट, राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है। जैसे श्री राम जी को जब वनवास हुआ था तो कथा के अनुसार वो छत्तीसगढ़ भी आए थे, और छत्तीसगढ़ में जिन जिन स्थानों पे वे रुके
या वे गुजरे, तो उन सारे जगहों को राम वन गमन पथ के अंतर्गत डेवलप्ड किया जा रहा है। तो इसकी कुल लंबाई है 2260 किलोमीटर, ये ध्यान में रखिए। कहाँ से कहाँ तक ये भी ध्यान में रखिएगा। कोरिया के सीतामढ़ी हरचौका से लेके कोरिया जिला का सीतामढ़ी हरचौका से लेकर के सुकमा के रामाराम तक, सुकमा रामाराम, ठीक। कोरिया के सीतामढ़ी हरचौका से लेकर सुकमा के रामाराम तक राम वन गमन पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखें। कितने साइट चूज किए गए हैं राम वन गमन पथ डेवलप करने के लिए? तो छत्तीसगढ़ में 75 साइट, और पहले चरण में डेवलप्ड किया जा रहा है लगभग 10 साइट्स को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करिएगा। नाश्ता प्रदाय योजना के तहत स्कूली बच्चों को सुबह नाश्ता, ये नाश्ता होगा, सॉरी प्रिंटिंग, नाश्ता देने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जिला है। हम जैसे जानते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मिड डे मील के तहत मध्याह्न भोजन कराते हैं स्कूली, सरकारी स्कूल के बच्चों को, लेकिन अब सुबह ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा नाश्ता प्रदाय योजना के तहत। इसको स्टार्ट करने वाला हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जिला है नारायणपुर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि पूरे कंट्री में केवल 3 ही स्टेट ऐसे हुए हैं, एक तो तमिलनाडु, दूसरा त्रिपुरा और तीसरा हमारा छत्तीसगढ़। तो पूरे भारत में मात्र 3 ऐसे स्टेट हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को सवेरे ब्रेकफास्ट दे रहे हैं या नाश्ता दे रहे हैं, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा। किस जिले से स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ में? तो नारायणपुर जिला। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष हैं श्री विवेक ढान जी। विवेक ढान जी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा सिस्टम लाया गया है नवाचार आयोग वाला। जैसे कि अब नीति आयोग होता है, वैसे अब छत्तीसगढ़ में नवाचार आयोग लाया गया। ये आयोग जो है गवर्नमेंट किसी भी टाइप के अगर योजना ला रहा है तो उसके लिए ये सुझाव देंगे कि उसको इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है छत्तीसगढ़ में नवाचार आयोग वाला। तो इनके 2 अध्यक्ष हैं वो विवेक ढांड जी, इसे आप ध्यान में रखिएगा। संजय शुक्ला जी रेरा के अभी चीफ बनाए गए हैं, रेरा। और औद्योगिक निगम का डिपार्टमेंट दिया गया है, औद्योगिक निगम विकास का डिपार्टमेंट दिया गया है नंद कुमार शाह जी को। तो वहीं पीसीसीएफ का अध्यक्ष बनाया गया श्री निमांश राव। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है या नहीं प्रदान किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा करंट में, उषा बारले जी, अजय मंडावी जी और डोमार सिंह, तीनों को 2023 में मिला है पद्मश्री पुरस्कार, लेकिन श्री मोक्षदा ममता चंद्राकर जी को नहीं। इन्हें भी दिया गया था 2016 में, ये ध्यान में रखिए। मोक्षदा चंद्राकर जी को दिया गया था 2016 में। इनको लेकर के एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए। वर्तमान में जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के श्री मोक्षा ममता चंद्राकर जी कुलपति हैं, वीसी या कुलपति, ठीक। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति हैं मोक्षदा ममता चंद्राकर। सुराजी गांव योजना के तहत संचालित कितने गौठानों को पुरस्कृत किया गया है? तो वो है 3 गौठान। कौन कौन सा? राजनांदगांव का अमलीडीह का गौठान, दूसरा दुर्ग का चंद्रखुरी, और तीसरा सारंगढ़ बड़ाईगढ़ का हर्रिया हारी गांव। ये तीनों गांवों को सुराजी गांव योजना के तहत जो गौठान हुए हैं उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट करिए।
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया? एक मिनट। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया 21 मार्च 2023 को। क्या है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? तो सरकार किसानों के इनकम को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इमरती लकड़ी का खेती स्टार्ट करें या अपने खेत में कम से कम 2 से 5 एकड़ में इमरती लकड़ी लगाए, जैसे कि नीलगिरी हो गया, सैगवन हो गया, बांस हो गया और चंदन। तो ये सारी चीज़ें जब मैच्योर हो जाती हैं सारे सब पेड़, तो इनका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रेट होता है। इसलिए मतलब राज्य सरकार ऐसा चाहती है कि किसान इमरती लकड़ी की खेती करना चाहिए। तो ये वृक्ष संपदा योजना स्टार्ट किया गया था 21 मार्च 2023 को, ये आपको ध्यान रखना। रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तर्ज पर अब यूपा अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत 14 नगर निगम व 44 नगर पालिकाओं को जोड़कर किया गया। इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन किसके माध्यम से किया जा रहा है? रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाया गया। तो अलग अलग जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है वे कहीं ना कहीं, कोई इंडस्ट्रियल पार्क वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं, तो कोई इंडस्ट्रियल पार्क हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तमाम प्रकार के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वैसे ही शहरी क्षेत्रों में, शहर के आसपास या शहर में रहने वाले ऐसे फैमिली जिसका फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वीक है, उनको रोजगार देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना लाया है, यूपा वाला अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का स्टार्ट किया है। अब ये चलेगा किसके माध्यम से या इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? तो सूडा, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, ध्यान में रखिएगा, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, इसके माध्यम से इस यूपा को ऑपरेट किया जाएगा। राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 कब लागू किया गया? तो वो डेट है 5 अप्रैल 2023 को। 5 अप्रैल 2023 को राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 लागू किया गया। क्या है राज्य महिला उद्यमिता नीति में? कोई यदि महिला किसी भी प्रकार के माइक्रो इंडस्ट्री लगाना चाहती है तो उसको चाहिए होगा लोन। तो सरकार इस उद्यमिता नीति के तहत उन्हें लोन प्रोवाइड कराएगा। कितने से कितने? तो लगभग 10 लाख से स्टार्ट होगा और 50 लाख तक का लोन उनके इंडस्ट्री के हिसाब से प्रोवाइड करवाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। कब किया गया? 5 अप्रैल 2023। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हेतु ऐप का नाम बताइए जो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण सर्वे के लिए बनाया गया। उस ऐप का नाम है CGCS। नाम देखिए, CG से छत्तीसगढ़, S से सोशल, E से इकानमी और S से सर्वे। बस इतना लॉजिक लगाना है। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023, तो CG से ऐप लाया गया है जिसमें जो राज्य के जितने भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ सरकार जो योजना लाया है उस योजना का लाभ कितने लोगों को मिला और कितने लोगों को कौन सा योजना अच्छे तरीके से चला है, उसका सर्वे करने के लिए ये ऐप लाया गया था। और साथ ही साथ देखते हैं कौन सा भूइयाँ ऐप। इसके माध्यम से आप अपने भूइयाँ छत्तीसगढ़ी में भूइयाँ, हिंदी में ज़मीन। तो भूइयाँ ऐप के माध्यम से आप अपने ज़मीन के बारे में डिटेल सरकारी रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि कितने नंबर किसके नाम पे है, खसरा नंबर कौन सा है और भी तमाम प्रकार की चीज़ें। धान खरीदी स्टार्ट होने वाला है 1 नवंबर से। टोकन तुहर हाथ, ये जो ऐप है ये काम आता है धान खरीदी के लिए पंजीयन कराते हैं, टोकन कटाते हैं। तो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन धान खरीदी के लिए पंजीयन करा सकते हैं, टोकन कटा सकते हैं। वो ऐप है आपका टोकन तुहर हाथ। तो तीनों ऐप के बारे में ध्यान में रखिए, CGCS, भूइयाँ ऐप और टोकन तुहर हाथ। खरीफ सीजन 2023-24 धान खरीदी के लिए सामान्य और ग्रेड A धान के लिए MSP तय किए गए हैं। मतलब राज्य सरकार
कितने रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आप धान को खरीदा जाएगा, सामान्य धान और ग्रेड ए धान को, तो वो है 2183 रुपया सामान्य धान के लिए और 2203 रुपये आपका ए ग्रेड धान के लिए 2203 रुपये। जैसे देखिए 2022 में 2040 और 2060, 2040 सामान्य धान के लिए और ग्रेड ए के लिए 2060 रुपये, ये है 2022 का। अभी इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी में इंक्रीज किए 143 रुपीज़, इसमें 143 ऐड कर दीजिए, आपको 2023-24 का एमएसपी का न्यूनतम धान का जो समर्थन मूल्य है वो मिल जाएगा 2183 और 2203 रुपये सामान्य धान और ग्रेड ए धान के लिए प्रति क्विंटल ना, ये आंकड़ा ध्यान रखें, प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेगा इस रेट पे रुपए। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस जिले में है? वो है आपका बलरामपुर। इसका लंबाई ध्यान में रखिए 1225 मीटर। गौरलाटा है 1225 मीटर। दंतेवाड़ा में भी एक चोटी है फेमस, बैलाडीला का पहाड़ी, नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे आयरन माइंस है, वहाँ पे है नंदीराज चोटी। पूछा जा सकता है किस जिले में है, तो नंदीराज चोटी ध्यान में रखिएगा, वो है दंतेवाड़ा जिला में। कवर्धा में है बदरगढ़ की चोटी। कौन से पर्वत श्रेणी में, ये भी आप ध्यान में रखिए, मैकाल पर्वत श्रेणी में, मैकाल पर्वत श्रेणी। ये नंदीराज चोटी बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी, ठीक। सबसे ऊंची चोटी कौन सा, तो गौरलाटा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में, बलरामपुर। इसका ऊंचाई आपको ध्यान में रखना है 1225 मीटर। नेक्स्ट, मां महामाया शक्कर कारखाना की स्थापना कब हुआ? ये हमारे छत्तीसगढ़ का सेकंड नंबर का शुगर मिल था, इसका स्थापना हुआ था 2007 में। ये महामाया शक्कर कारखाना जो है केरता, इसको केरता शक्कर कारखाना भी बोलते हैं, ये है सरगुजा में, ठीक। और छत्तीसगढ़ का सेकंड नंबर का शुगर मिल है या शक्कर कारखाना है, ये आपको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट कीजिए। इस प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के पखांजूर क्षेत्र में बांग्लादेशी शरणार्थी या रिफ्यूजीज को बसाए गए थे। जब भारत और बांग्लादेश अलग हुआ था तो ढाका में रह रहे जो बांग्लादेशी हिंदू थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होने लगा, तो वे सारे माइग्रेट करने लगे हमारे भारत देश की ओर। तो उनको अब बसाना है, शरणार्थी है तो कहीं ना कहीं उनको बसाना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लाया था, दंडकारण्य प्रोजेक्ट। दंडकारण्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे देश के कुछ अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशी शरणार्थी को बसाएगा। उसमें से एक हमारा राज्य छत्तीसगढ़ भी है और जिला है कांकेर। पखांजूर जो है वो है कांकेर में, ठीक। कांकेर जिला में बांग्लादेशी शरणार्थी को बसाया गया। इसको बंगाली टाउन भी बोलते हैं पखांजूर को, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और, एक जलाशय है खिरकेट्टा जलाशय। खिरकेट्टा जलाशय को अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, खिरकेट्टा जलाशय, इसका संबंध जो है ये इसी बांग्लादेशी शरणार्थियों से। क्यों? क्योंकि जब इन बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया कांकेर में, पखांजूर वाले क्षेत्र में, तो इनके सुविधा के लिए उस टाइम तो अब जल जीवन मिशन जैसी ना तो कोई योजना थी, ना ही अब जानते हो कि कांकेर जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया, पॉसिबल था नहीं कि नल कनेक्शन प्रोवाइड करा सके। तो उनके सुविधा के लिए जो जलाशय का निर्माण किया गया था वो था खिरकेट्टा जलाशय। खिरकेट्टा जलाशय कहाँ है, जियोग्राफी में पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा, पखांजूर कांकेर में। नेक्स्ट, इंडिया गेट के तर्ज पर बस्तर में शहीद जवानों व नागरिकों की याद में क्या बनाया गया है? तो अमर वाटिका बनाया गया है बस्तर के शहीद जवान नागरिकों के याद में, ठीक। नेक्स्ट
तारिक ए है वंशी के रचनाकार कौन है? तारिक ए है वंशी के रचनाकार है बाबू रेवाराम। छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश जो है उनके बारे में, कलचुरी वंश को है वंशी भी बोलते हैं, कन्फ्यूज ना होइएगा, कलचुरी वंश को है वंशी भी कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी वंश या है वंश की जो इतिहास इन्हीं ने अच्छे तरीके से लिखा है तो वो बाबू रेवाराम जी हैं। और गोपाल मिश्र के बारे में भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ शब्द का दूसरी बार प्रयोग किए थे, सेकंड टाइम यूज किए थे। इनकी एक रचना है खूब तमाशा, इनका रचना भी ध्यान में रखिए, खूब तमाशा। ठीक, गोपाल मिश्र जी के बारे में ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ शब्द का दूसरा बार प्रयोग कौन सी रचना में? तो उनका अपने खूब तमाशा रचना में। तारिक है वंशी के रचनाकार बाबू रेवाराम। दलराम राव, कवि दलराम राव तो खैरागढ़ रियासत के राजा हुए लक्ष्मीनिधि कर्ण राय, उनके ये दरबारी कवि थे दलराम राव जी। तो इन्होंने ही छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया। फर्स्ट टाइम, ठीक, फर्स्ट टाइम दलराम राव, सेकंड टाइम गोपाल मिश्र, उनकी रचना है खूब तमाशा उसमें, और तारिक है वंशी के रचनाकार बाबू रेवाराम, ध्यान में रखना। अगर इनका निवास नहीं, ठीक, इतना काफी, बाबू रेवाराम आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, काफी सारे लोग कलचुरी वंश लगा के आते हैं, नहीं, इसका आंसर है नल वंश। नल वंश के राजा हुए विलासतुंग। नल वंश के राजा थे विलासतुंग, इन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया। कलचुरी वंश के राजा हुए पृथ्वीदेव द्वितीय। सेकंड, ये व्यक्ति जो हैं ये राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए थे, निर्माण नहीं करवाए थे, ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के शासन काल में राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, निर्माण कराए थे नलवंशी शासक विलासतुंग। राजनांदगांव रियासत के बैरागी वंशों का या बैरागी वंश शासकों की पहली राजधानी थी। यदि आप हमारे जिला दर्शन की वीडियो को देखते होंगे तो उसमें मैं राजनांदगांव जिला में जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था मैं कि राजनांदगांव रियासत जो बैरागी वंश का शासन क्षेत्र था उनका पहला जिला था पांडादा, सॉरी पहला राजधानी था पांडादा। पूछा जाता है क्वेश्चन रियासत कालीन से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड कि कौन सा शासक या किस वंश की राजधानी पहली थी। कलचुरी वंश से लेकर भी एक क्वेश्चन बन चुका है, तो ध्यान रखें राजनांदगांव रियासत के बैरागी वंश के जो राजा हुए उनकी पहली राजधानी था पांडादा, वर्तमान में खैरागढ़ जिला में पड़ता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल, ठीक, का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं एग्जाम में, जनरल चीजें ध्यान में रखी जाए। इसका साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा छत्तीसगढ़ राजकीय वृक्ष साल या सरई का नाम है। नेक्स्ट करिए सर। मांझिनगढ़ बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो केशकाल, केशकाल कोंडागांव, ध्यान में रखना। मांझिनगढ़ बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित है केशकाल कोंडागांव। छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल का आयोजन कब से कब तक किया गया था? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूएन के द्वारा अभी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया, मोटे अनाजों का वर्ष। तो ये मिलेट्स कार्निवाल क्या है, ये चला था 17 से 19 फरवरी के बीच में। इस बीच में लोगों को अवेयर किया गया था कि आप अपने जो डेली जो डाइट जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें मोटे अनाजों से बना हुआ खानों का यूज़ करें। तो ये था मिलेट कार्निवाल का आयोजन। टाइम ध्यान में रखिए 17 से 19 फरवरी 2023, ये भी ध्यान में रखिए 2023। छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी सारेगामा कारवां, संगवारी रेडियो, सीजी सावन या रेडियो संगवारी। तो छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम है, जो छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है वो है रेडियो संगवारी। ठीक, रेडियो संगवारी। यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ी गाना सुनने को मिल जाएगा। नेक्स्ट करिए सर।
छत्तीसगढ़ के बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन सा है? अभी हाल ही में दिल्ली में बेस्ट टूरिज्म विलेज का कंपटीशन हुआ था, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का सरोदा दादर विलेज, इसे सिल्वर कैटेगरी मिला है, सिल्वर कैटेगरी, इसे सिल्वर कैटेगरी मिला है उस कंपटीशन में। और लगभग 750 से भी अधिक गाँव के कंपटीशन में हमारे सरोदा दादर को सिल्वर कैटेगरी मिला। और जैसी सिल्वर कैटेगरी मिला, ये छत्तीसगढ़ के बेस्ट टूरिज्म विलेज में इनका नाम गिनती हो गया। ये 2023 का आंकड़ा है, ये भी ध्यान में रखिएगा, करंट से क्वेश्चन है। जिले कौन सा, ये ध्यान में रखिए, कबीरधाम, कमरधाम, कबीरधाम या कमरधाम, सरोदा दादर बेस्ट टूरिज्म विलेज। किस जनजाति को राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा भद्र का उपाधि दिया गया था? थोड़ा सा हम इतिहास में जाएंगे, इससे पहले आप आंसर जान लीजिए। वो था भतरा जनजाति, ठीक। अब वो भद्र का उपाधि कैसे दिया? तो एक बार काकतीय वंशी राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए थे, तो उनकी यात्रा में सेवा करने के लिए एक आदिवासी समूह भी गया था। ध्यान में रखिएगा, गया किस लिए था? सेवा करने के लिए, राजा का सेवा करने के लिए एक आदिवासी समूह गया था। जब राजा का जो जगन्नाथपुरी का यात्रा कंप्लीट होता है और वो वापस बस्तर आते हैं, तो जो आदिवासी समूह सेवा करने के लिए गए होते हैं, उसी को वो उपाधि देते हैं भद्र, और यही भद्र आगे चल के कहलाया भतरा जनजाति, ठीक। और आज भी वर्तमान में भतरा जनजाति का विशेष कार्य सेवा करना ही है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। भतरा जनजाति का विशेष कार्य सेवा करना, राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा उन्हें भद्र का उपाधि दिया गया था। घोटुल एक जनजाति युवा गृह है, इसमें युवक युवती के लिए या युवक युवती को कहा जाता है या क्या कहा जाता है, मतलब कौन सा नाउन यूज करते हैं युवक युवती के लिए? पहले चीज समझिए, घोटुल यूँ कहें कि आदिवासियों का एक कल्चरल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे उनको आदिवासी अपने कल्चर के बारे में घोटुल में सिखाते हैं। वहाँ पे जो अनमेरिड जो यंगस्टर जो होते हैं, युवक और युवतियाँ, उनके लिए जो टर्म्स यूज करते हैं वो है चेलिक और मुटियारी। ध्यान रखिए, चेलिक यूज करेंगे बॉय, अनमेरिड अविवाहित युवक के लिए, और मुटियारी शब्द यूज करते हैं गर्ल्स, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। चेलिक बोला जाता है एक अविवाहित युवक को चेलिक, और अविवाहित युवती को बोला जाता है मुटियारी। कहाँ? तो घोटुल में, ठीक। नेक्स्ट, किस जनजाति के गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर लोक नृत्य कहा है? वो है माड़िया। माड़िया जनजाति में गौर नृत्य किया जाता है। और वेरियल एल्विन जो बस्तर के ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, उनके ऊपर एक बुक लिखा है, इनका बुक ध्यान में रखिएगा। उन्होंने बुक लिखा है मुरिया एंड देयर घोटुल। ये बुक का नाम ध्यान में रखिएगा, मुरिया एंड देयर घोटुल के राइटर है वेरियर एल्विन, और उसी में ये बताया है कि माड़िया जनजाति का जो गौर नृत्य है वो विश्व का सबसे सुंदर नृत्य है, उन्होंने ऐसा कहा है। नेक्स्ट, उराव जनजाति का प्रमुख अनुष्ठानिक नृत्य है। ध्यान में रखिएगा, उराव जनजाति का प्रमुख अनुष्ठानिक नृत्य है सरहुल नृत्य। नेक्स्ट करिए, पैसे तुर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? पैसे तुर विवाह प्रचलित है गोंड जनजाति में। पैसे तुर विवाह क्या होता है? इसको आप कहिए अपहरण विवाह बोलते हैं, किडनैपिंग। इसमें लड़की के मर्जी के बिना उसको किडनैप कर लिया जाता है और उनके साथ शादी किया जाता है। और भी जनजाति हैं जैसे कि अबुझ माड़िया, कुरकुर, तो सारे जनजातियों में अलग अलग तरीकों का विवाह प्रसिद्ध है। जैसे बैगा जनजाति में प्रसिद्ध है विनिमय विवाह, विनिमय। तो वही अबुझ माड़िया जनजाति में फेमस है पुष्प विवाह, पुष्प विवाह। ध्यान में रखिएगा, इसको नोट करिएगा, ये जनजाति वाला सेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है। पैसे तुर विवाह
अपहरण विवाह है ये गोंड जनजाति में फेमस है। बैगा जनजाति में विनिमय विवाह, और अबुझमाड़े जनजाति में पुष्प विवाह। तो वही कुरकू जनजाति में फेमस है पट्टो ब्याह, पट्टो या पाटो ब्याह बोलते हैं उसको, जिसमें मैरिड वुमेन भी दोबारा विवाह कर सकती है, इसको बोलते पट्टो विवाह ब्याह। ये इतने चीज आपको, इतना डेटा ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उप जनजाति वाला जनजाति कौन है? तो वो है गोंड। गोंड जनजाति का ही सबसे ज्यादा उप जनजाति है। नेक्स्ट, सदरी बोली किस जनजाति का क्षेत्रीय बोली है? सॉरी, किस जनजाति क्षेत्र का बोली है? तो वो है जसपुर। जसपुर का जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ पे सदरी बोली बहुत फेमस है। सुकमा में आप चले जाओगे तो वहाँ पे बोला जाता है दोरली बोली बोला जाता है। जनजाति का नाम है दोरला। ठीक। उराव जनजाति में फेमस है कुडुख बोली। और बस्तर में खतरा, हल्बी, गोंडी, ये सब क्षेत्रीय बोली हैं। क्षेत्रीय बोली का आप नोट्स करिए, ये इंपॉर्टेंट है, काम है। ये एक बार पूछ चुका है। कुडुख बोली उराव जनजाति के क्षेत्र में बोला जाता है। जसपुर में सदरी, तो सुकमा में दोरली बोली। नेक्स्ट करें। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने अनुसूचित जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा गया है? अर्थात PVTG, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स के ग्रुप में कितने जनजातियों को रखा गया है? तो उनकी संख्या है 5। कौन कौन से जनजातियां, ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा जनजाति पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स में नहीं आता है, तो 5 जनजाति का आपको नाम ध्यान में रखना है। पहला, पहाड़ी कोरवा। ठीक। दूसरा, अबुझमाड़िया। तीसरा, बैगा जनजाति, बिरहोर और कमार। तो 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 ऐसे जनजातियां जिसको पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स में रखा गया है हमारे छत्तीसगढ़ में। पहाड़ी कोरवा को लेकर एक चीज ध्यान में रखिए, इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहते हैं। राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहते हैं। कौन से जनजाति को? तो पहाड़ी कोरवा जनजाति। उसके अलावा अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर और कमार से लेकर के मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था। अभी कुछ टाइम पहले इन्हें हैबिटेट राइट्स प्रोवाइड्स किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति का रसोई घर किचन लाल बंगला कहलाता है? तो वह है भुंजिया जनजाति का रसोई घर लाल बंगला कहलाता है। अबुझमाड़े जनजाति का कहलाता है अगादी। ये भी ध्यान रखें, अगादी। खाना बनाने के लिए आग लगाते हैं ना, गैस हो या चूल्हा, तो ध्यान में रखें अबुझमाड़िया जनजाति का जो रसोई घर कहलाता है वो है अगादी। लोहे गलाने का कार्य कौन सा जनजाति का परंपरागत कार्य है? वो है अगरिया जनजाति जो है लोहे गलाने का काम करते हैं। आग से लोहा गलाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा अगरिया जनजाति लोहा गलाने का काम करता है। खैर वृक्ष का पौधा होता है। ये जनजातियों का कार्य आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनजातियों का विशेष कार्य बताइए। तो खैर का एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष से कत्थन निकालने का काम कोई जनजाति करता है, जिस मतलब परंपरागत उनका ट्रेडिशनली वर्क है, ये पेशा है। खैर वृक्ष से कत्थन निकालने का काम करते हैं खैरवार जनजाति। तो वहीं हल्बा जनजाति चिवड़ा या पोहा बनाने का काम करते हैं। तो ओझा या गोदना या टैटू बनाने का काम करते हैं ओझा गोंड। हल्बा जनजाति का पारंपरिक पेशा या व्यवसाय है चिवड़ा या पोहा बनाना।
खैरवाड़ जनजाति का खैर वृक्ष से कत्थन निकालने का काम करते हैं, और अगरिया का काम है लोहा बनाने का कार्य, आक्स, ये ध्यान में। बिरहोर जनजाति में युवा गृह को कहा जाता है, बिरहोर जनजाति में युवा गृह को कहा जाता है गीती ओना, ठीक। उराव जनजाति में कहा जाता है धुमकुरिया, तो वही कोसी घोटुल कहा जाता है अबुझमाड़िया, ठीक। ये युवा गृह का नाम आप ध्यान में रखिएगा। बिरहोर जनजाति में गितुओना, उराव जनजाति में धुमकुरिया। जो अभी युवा गृह का मतलब आप अभी कुछ टाइम पहले मैं घोटुल के बारे में बात कर रहा था, वही है युवा गृह। युवा गृह जनजातियों का युवा गृह मतलब घोटुल। तो उस घोटुल को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से अलग अलग नाम दिया जाता है। बिरहोर में गितुओना, उराव जनजाति में धुमकुरिया, तो वही अबुझमाड़िया में कोसी घोटुल। इतना डाटा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन कंजर्व फॉरेस्ट कितने प्रतिशत है? 43.13, 43.13। तो अभी आरक्षित वन क्या होता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो सारे एरिया आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब जो एरिया हैं वो आरक्षित वन के अंतर्गत में आते हैं। उसका जो प्रतिशत है वो है 43.13%। 40.22% है संरक्षित वन का, रिजर्व एरिया का, सॉरी प्रोटेक्टेड एरिया का। प्रोटेक्टेड एरिया में क्या होता है कि आप विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर किसी भी प्रकार का फॉरेस्ट रिड्यूस का यूज़ आप नहीं कर सकते। आपको यदि वहाँ से कोई भी फॉरेस्ट रिड्यूस चाहिए तो एक बार आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। और देखते हैं 44.25%। तो छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। तो इसका कुल कितना एरिया फॉरेस्ट है इन परसेंट में? तो वो है 44.25%। ये आपको ये डाटा ध्यान में रखना है। वन से क्वेश्चन ये बन सकता है। ये आरक्षित वन का है, सॉरी ये प्रोटेक्टेड एरिया का है, और ये जो है 44.25%। छत्तीसगढ़ राज्य का टोटल एरिया का कितना प्रतिशत जो है फॉरेस्ट एरिया है? तो यह है 44.25%। नेक्स्ट, सर्वोत्तम किस्म का सैगोन पाया जाता है। तो सर्वोत्तम किस्म का सैगोन पाया जाता है कुर्सेल घाटी में। कुर्सेल घाटी कोंडागांव में है, ठीक, सॉरी नारायणपुर में है कुर्सेल घाटी। कुर्सेल का सर्वोत्तम किस्म का सैगोन पाया जाता है। और चिल्फी घाटी है कवर्धा में, घाट कवर्धा, कुर्सेल घाटी नारायणपुर। झीरम घाटी सुकमा। झीरम घाटी का नाम सभी ने सुना ही होगा। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का खनिज पाया जाता है अभ्रक, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक। केशकाल घाटी कोंडागांव, यहाँ का जो इस केशकाल घाटी को फूलों का भी घाटी बोलते हैं, फूलों का घाटी, फूलों का घाटी। एक और घाटी है लोरो घाटी, उसे भी फूलों का घाटी कहा जाता है, ठीक। इतना आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा का कटाव बिंदु किस जिले में है? तो वो कटाव बिंदु है कोरिया जिला। कोरिया जिला में किस स्थान है? सोनहत, सोनहट या सोनहत। तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का जो कटाव बिंदु है वो कोरिया जिले के सोनहत में है। और कर्क रेखा को लेके एक चीज ध्यान में रखिए, बलरामपुर, सूरजपुर, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया छत्तीसगढ़ में 4 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक। जिसमें सबसे लंबा गुजरेगा ये बलरामपुर से। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि भारतीय मानक समय छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो 7 जिला, ये 7 जिला, 4 जिलों से होकर गुजरेगा कर्क रेखा। भारतीय मानक समय गुजरेगा 7 जिलों से, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल कितना जिला भू आवेष्टित है? भू आवेष्टित मतलब लैंडलॉक एरिया, ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका बॉर्डर लाइन किसी भी स्टेट या किसी भी नेशनल बॉर्डर से टच नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं लैंडलॉक एरिया।
तो छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। 33 जिले में से कितना जिला भू आवेष्टित जिला है या लैंड लॉक एरिया है, तो वह है टोटल 11 जिला आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करिए। लौह अयस्क किस प्रकार के सेल समूह में अधिक पाया जाता है? यदि आप लोगों ने हमारे जिला दर्शन का वीडियो या जियोग्राफी का वीडियो देखे होंगे तो उसमें जनरली हम इस बारे में बात करते रहते हैं। जो लौह अयस्क है वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में सबसे, धारवाड़ क्रम के सेल समूह में सबसे अधिक पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लौह अयस्क मिलता है? तो वो है आपका दक्षिण में, दक्षिण के बस्तर संभाग में। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है, इसीलिए आप जाओगे दंतेवाड़ा दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में, वहाँ पे सबसे बड़ा आयरन माइंस लोहे का खदान है बैलाडीला पर्वत में। तो धारवाड़ के क्रम के चट्टान में मिलेगा लोहा, ये भी ध्यान रखिएगा। गोंडवाना में मिलेगा कोयला, हड़प्पा में मिलेगा आपको चूना पत्थर या लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ठीक, ये ध्यान में रखना। धारवाड़ में लोहा, गोंडवाना में कोयला, हड़प्पा सेल समूह में चूना पत्थर। मध्य छत्तीसगढ़ पूरा हड़प्पा सेल समूह, उत्तर छत्तीसगढ़ गोंडवाना लैंड। इतना आपको ध्यान में रखना। अब 50% से भी अधिक भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो 50% से भी अधिक सेल समूह है आर्कियन का हमारे छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, निम्न में राज्य शासन द्वारा पर्यटन केंद्र या बॉटनिकल गार्डन के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो वह झुमका आइलैंड। पर्यटन केंद्र या बॉटनिकल गार्डन के रूप में विकसित किया जा रहा है झुमका आइलैंड। किस जिले में है? कोरिया, जिला कोरिया, कोरिया जिले में झुमका आइलैंड। मतकू द्वीप है मुंगेली में। टाटामारी हिल स्टेशन केसकाल। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। मतकू द्वीप मुंगेली में है, झुमका बांध या झुमका आइलैंड है कोरिया जिला, और टाटामारी हिल स्टेशन केसकाल। झुमका बांध या आइलैंड को बॉटनिकल गार्डन के रूप में डेवलप्ड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी, ये अब कला सेक्टर से, कला नृत्य और कला सेक्टर से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। में कंटिन्यू हम आर्ट एंड कल्चरल सेक्टर से ही क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी के जनक या भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को। इसे नाचा पार्टी का जनक या भीष्म पितामह या पुरोध भी बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहली बार जो नाचा पार्टी का गठन किया था वो नाचा पार्टी का नाम था रवेली नाचा पार्टी, रवेली नाचा पार्टी। ठीक, और इन्हीं के ऊपर अभी कुछ टाइम पहले छत्तीसगढ़ का पहला बायोपिक फिल्म भी बना है, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट बायोपिक फिल्म। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला बायोपिक फिल्म बना है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के ऊपर। रवेली नाचा पार्टी के जनक है, और छत्तीसगढ़ में नाचा पार्टी के जनक और भीष्म पितामह भी बोलते हैं। तो ये इनके बारे में आपको इतना ध्यान में रखना है, पहला बायोपिक फिल्म इन्हीं के ऊपर बना था। नेक्स्ट करिए सर। गोपल्ला गीत किस वंश से संबंधित है? तो गोपल्ला गीत संबंधित है कलचुरी वंश से। कलचुरी वंश में एक राजा होता है कल्याण साय। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री तो उसमें बताएंगे कलचुरी वंश का एक राजा होता है कल्याण साय, और कल्याण साय के लिए को जहांगीर जो मुगल सम्राट था या मुगल शासक था, उन्होंने 8 वर्ष के लिए नजरबंद या कैद करके रखे थे, 8 वर्ष के लिए। ठीक, तो वही इनको जो जब जहांगीर लेके चला जाता है और नजरबंद करके रखते हैं, उन्हीं के बारे में कल्याण साय जी के बारे में उस गीत में आपको डिटेल मिलेगा। तो वो गीत है गोपल्ला गीत। किस वंश से संबंधित है? तो कलचुरी वंश। और किस राजा के बारे में उस गोपल्ला गीत में वर्णन है? तो कल्याण साय। कल्याण साय के लोग एक चीज़ और जान लीजिए कि जहांगीर क्या कहते हैं, तुजुक ए जहांगीरी, उसमें इस राजा का वर्णन मिलता है हमें, या नाम मिलता है। काकती वंश में भी बस्तर क्षेत्र में एक गीत होता है रैला गीत,
रैला, रानी रैला देवी के बारे में सुनने को मिलता है रैला गीत। ये काकतीय वंशी रानी थी। आपने आप जब इतिहास पढ़ोगे तो उसमें होता है कि काकतीय वंश के जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव, अन्नम देव और उनकी सिस्टर थी एक रैला देवी, तो उन्हीं के बारे में आपको रैला गीत में जानने को मिलेगा। ये भी जान लीजिए कि रैला गीत किस वंश से संबंधित है, तो काकतीय वंश, और गोपल्ला गीत कलचुरी वंश। रहस्य क्या है? पंडवानी राउत नाचा बांस गीत या रासलीला? तो रहस्य है रासलीला। किस शिल्पकला में मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है डोकरा आर्ट। डोकरा आर्ट में मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल किया जाता है। छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जहां एक विधानसभा है? ये इंपॉर्टेंट है, अभी इलेक्शन आने वाला है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे। मैं अपने हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि इलेक्शन से रिलेटेड यदि किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो उसे आपको छोड़ना नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जहाँ पे विधानसभा सीट सिर्फ एक है? तो वो है 8। टोटल 8 जिला है जहाँ पर सिर्फ एक विधानसभा सीट है। जिला कौन कौन से है देख लीजिए। कोरिया, खैरागढ़, मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और एक गौरेला पेंड्रा मरवा है, ये छूट रहा था। तो ऐसे करके टोटल 8 जिले हो गए जहाँ पे विधानसभा सीट सिर्फ एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और भी वीडियो लाएंगे छत्तीसगढ़ जीएस से लेके, और छत्तीसगढ़ जीएस में आपको अपना प्रिपरेशन स्ट्रांग रखना है, क्योंकि यदि आप 20 नंबर का होगा ये, इसमें यदि आप 10 नंबर स्कोर नहीं करोगे तो आपका आगे पेपर चेक नहीं होगा। तो जीएस सेक्शन को आपको स्ट्रांग रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।